सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा नवमी, विषय विज्ञान, अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, भाग 4। आज से पहले हमने हाथ से चुनना, छन्नी से छानना, वाष्पीकरण विधि, अपकेंद्रण विधि, कीप पृथक्करण विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, क्रोमेटोग्राफी और आसवन विधियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपन आगे चलते हैं। आगे की 2 विधियाँ हैं, प्रभाजी आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण विधि और चुंबक द्वारा पृथक्करण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपन प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि के अंदर अपन ऐसे 2 पदार्थों को, यानी कि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, ऐसे मिश्रणों को अपन पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे पेट्रोल उत्पादन से उनके विभिन्न घटकों को पृथक करना, वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना इसी विधि के द्वारा करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, अभी मैंने बोला कि 25 केल्विन का से कम अंतर, तो देखो ये प्रभाजी आसवन के अंदर 25 केल्विन से कम है। और इससे पहले जो विधि पढ़ी थी आपने, आसवन विधि, उसके अंदर 25 केल्विन से ताप अधिक होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या होता है, कम है। यहाँ पर क्या है भाई, कम है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि इसके अंदर ध्यान देना है। अब इसके अंदर एक चित्र है, देखो ये चित्र है। जैसे आसवन विधि के अंदर चित्र था, उसका सेम भाग यही है प्रभाजी आसवन का, लेकिन इसके अंदर जो ये प्रभाजी कॉलम है, ये प्रभाजी कॉलम एक अलग से लगेगा। बाकी का जो भाग सेम है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। ये एक चित्र है, ये स्टैंड है, प्रभाजी कॉलम है, थर्मामीटर, कॉर्क, आसवन फ्लास्क, मिश्रण ले रखा है अपने आसवन फ्लास्क के अंदर। ये शीतल जल, यानी कि इसके अंदर ठंडा जल प्रवेश करेंगे एक नली से, और दूसरी नली से जहाँ जल निर्गत लिखा हुआ वहाँ से जल बाहर निकलेगा, और इसके अंदर जल संघनित होगा, और संघनित होने के बाद में शुद्ध द्रव इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अब इस विधि का जो विवरण है, वर्णन है कि चित्रानुसार उपकरण जमा लेते हैं। ये विधि साधारण आसवन विधि के समान ही होता है या होती है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच में एक प्रभाजी स्तंभ का उपयोग होता है। इस प्रभाजी स्तंभ में एक नली होती है जो शीशे के गुटकों से भरी रहती हैं। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तो ये अपनी कौन सी विधि हो गई, प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि के अंदर एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई एक उदाहरण और भी है, वायु से गैसों को पृथक करना। वायु से गैसों को पृथक करने की विधि भी यही प्रभाजी आसवन विधि है। वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण है। इसके जो जितने भी घटक है वायु के अंदर मिले हुए हैं, जितनी भी गैसें हैं, उनको भी प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक करते हैं। क्या करते हैं, पृथक। वायु को लेंगे, वायु को लेने के बाद में दाब, यानी कि उच्च दाब और निम्न ताप करके वायु को संपीड़न करेंगे। संपीड़न करने पर वायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और वायु ठंडी होगी तो आपको पता है किस में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। फिर
प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो विभिन्न ऊंचाइयों के साथ गैसों का पृथक्करण हो जाएगा। तो अलग अलग क्वथनांक के ऊपर ये अलग अलग गैसें प्राप्त हो जाएगी। तो ऑक्सीजन है वो -143 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्राप्त हो जाएगी। आर्गन गैस है -186 पे प्राप्त होगी। और नाइट्रोजन है वो -196 पे प्राप्त होगी। इस प्रकार से अपन वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आसवन विधि का उदाहरण था। आगे चलते हैं अपन क्रिस्टलीकरण विधि। कौन सी विधि? क्रिस्टलीकरण विधि। इस विधि का उपयोग क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग करने में किया जाता है। संतृप्त विलयन से क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब इस विधि में क्या करते हैं अपन? एक प्रयोग करते हैं कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करना। जो अपने पास, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि भाई कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसको प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेकर इसका जल में विलयन बनाते हैं। इस विलयन को छान लेते हैं जिससे अशुद्धि अलग हो जाती है। विलयन को संतृप्त करने के लिए इस विलयन को गर्म करते हैं जिससे जल वाष्पित हो जाता है तथा विलयन में कॉपर सल्फेट की सांद्रता बढ़ जाती है। विलयन को फिल्टर पत्र से ढक देते हैं तथा विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि चीनी मिट्टी की प्याली में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं और इनको अपन क्या कर लेते हैं? पृथक कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस विधि के द्वारा अपन जो जलगृह में जल शुद्धिकरण निकाय, यानी कि जिसको अपन वाटर फिल्टर पंप कहते हैं, जल का फिल्ट्रेशन होता है। आपको पता है बड़े बड़े बांधों से पानी आता है और उस पानी को वो अशुद्ध होता है, खूब सारी अशुद्धियाँ होती हैं। उस अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए भी अपन इसी क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। तो ये 2 विधियाँ बताई थी मैंने आपको, तो ये समझ में आ गई होगी। अंतिम विधि थी जो कि चुंबकीय विधि कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि चुंबक का उपयोग क्या होता है, यानी कि ऐसे मिश्रण जिनके अंदर लोहा मिला हुआ होता है और चुंबक उसमें घुमाएंगे तो लोहे तत्वों को अलग कर लेंगे। तो यानी कि चुंबक पृथक्करण विधि के अंदर लोहे तत्वों को पृथक करने में इसका उपयोग होता है। तो आज अपन इस अध्याय के अंदर जितनी भी विधि थी उसका अध्ययन कर लिया था। अब आज अपन देते हैं गृह कार्य। तो गृह कार्य के अंदर पहला प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा लिखनी है आपको। दूसरा है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है? तो ये आपको लिखना है, विधि का वर्णन करना है। तीसरा है, प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किन मिश्रणों के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है? ठीक है, ये लिखना है कि भाई ये प्रभाजी आसवन है, कैसी विधियों को पृथक करने में किया जाता है, और विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये 3 प्रश्न हैं, इनको आप गृह कार्य के रूप में करना है। धन्यवाद।